सुबह का समय था। गांव का वातावरण सूखा और गंभीर था। मुखिया एक पेड़ के नीचे उदास खड़ा था। तभी राजेश आता है और मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, आप यहाँ इस तरह उदास खड़े हैं, क्या बात है? राजेश, तुम तो जानते हो कि हिम्मतपुर गांव पिछले 5 साल से बारिश के बिना तड़प रहा है। खेत सूख गए हैं और हमारी जमीनें बंजर हो चुकी हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, लेकिन इसके लिए इतना परेशान क्यों? जमींदार इस हालात का फायदा उठा रहा है। वो गांव के लोगों को कर्ज देकर मदद का दिखावा करता है, लेकिन बाद में भारी ब्याज लगाकर उनकी जमीनें हड़प लेता है। अब तक कई किसानों की जमीन उसके नाम हो चुकी है। ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये अन्याय है, हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या करें, गांव के लोग डरते हैं, जमींदार बहुत ताकतवर है। मुखिया जी, आप कल गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा और जमींदार से भी बात करनी होगी। लेकिन राजेश, ये आसान नहीं होगा। आसान कुछ भी नहीं होता मुखिया जी, पर कोशिश करना हमारा फर्ज है। कल सुबह मिलते हैं। राजेश घर की ओर निकल जाता है। राजेश घर पहुंचता है। बिंदिया, मुझे तुमसे और तुम्हारे बच्चों से एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ राजेश? कमल और सुलेखा भी आ जाते हैं। आज मुखिया जी से मिला। गांव के हालात बहुत खराब हैं। 5 साल से बारिश नहीं हुई और जमींदार ने गांव वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। वो कर्ज देकर उनकी जमीनें छीन रहा है। तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं गांव वालों को एकजुट करूंगा। हम जमींदार से बात करेंगे और उसे ये अन्याय रोकने के लिए कहेंगे। तुम जानते हो ना कि जमींदार कितना खतरनाक है। उससे दुश्मनी लेना सही नहीं है। पिताजी, माँ सही कह रहे हैं। जमींदार के आदमी बहुत ताकतवर हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। कमल, डरने से कुछ नहीं होता। अगर हमें लगता है कि हम सही हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आंखों के सामने अन्याय होते हुए चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। हमें हिम्मत करनी होगी, चाहे वह जमींदार जैसा क्रूर इंसान ही क्यों ना हो। पिताजी, लेकिन अगर गांव वाले डरकर आपका साथ न दे तो आप क्या करेंगे? तब भी मैं लड़ूंगा। याद रखना, अगर दिल में विश्वास और इरादे मजबूत हों, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। बिंदिया चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कमल और सुलेखा अपने पिता के दृढ़ विश्वास को देख चुपचाप सोचने लगते हैं। कल गांव में एक नई शुरुआत होगी। अब और अन्याय सहना सही नहीं। राजेश गंभीरता से अपने कमरे में चला जाता है। गांव के सभी लोग एकत्रित थे। राजेश चौपाल के बीच खड़ा था और मुखिया बगल में खड़ा था। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ कि आप सभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बारिश नहीं हो रही है, खेत बंजर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जमीनें जमींदार को दे दें। जमीन हमारी आत्मा है, हमारे पूर्वजों की विरासत। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। राजेश, जमींदार से लड़ना आसान नहीं है, वो बहुत ताकतवर है। ताकत केवल शरीर की नहीं होती दोस्तों, असली ताकत हमारे इरादों और हमारे विश्वास में होती है। अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो कोई भी हमें हराने की हिम्मत नहीं कर सकता। राजेश सही कह रहा है, हमें अपनी जमीन और अपने अधिकार बचाने के लिए खड़ा होना ही होगा। लेकिन अगर उसने हम पर हमला किया तो हम डटकर उसका सामना करेंगे। डर कर जीने से अच्छा है सम्मान के साथ मरना। पर विश्वास रखो, जब हम एक होंगे तो जीत हमारी होगी। गांव के लोग धीरे धीरे सहमत होते हैं। कुछ लोग राजेश के साहस से प्रेरित होकर उसका साथ देने की बात करते हैं। जमींदार का साथी अनुज तेजी से भागते हुए जमींदार के पास पहुंचता है। गांव में राजेश ने लोगों को आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। क्या कहा? वो मामूली शिक्षक, आखिर वो मेरा बिगाड़ क्या सकता है? आप उसे मामूली मत समझिए। राजेश और उसका परिवार गांव का सबसे पढ़ा लिखा परिवार है। वो सिर्फ किसान नहीं, बल्कि सरकारी विद्यालय का शिक्षक भी है। सरकारी स्कूल, वहाँ तो मुश्किल से 2-4 बच्चे जाते हैं। राजेश गांव के लोगों को एकजुट कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है। इसे हल्के में मत लीजिए। जमींदार थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है। तुम्हें याद है अनुज, बरसों पहले राजेश के पिता ने मुझसे कर्ज लिया था। मैंने उनसे एक सादे कागज पर अंगूठा लगवाया था। हाँ साहब, लेकिन राजेश ने तो कर्ज चुका दिया था। हाँ, लेकिन उसे ये पता नहीं
कि वो सादा कागज अभी भी मेरे पास है। उस कागज के सहारे मैं उसकी जमीन और घर अपने नाम कर सकता हूँ। सुबह के समय जमींदार अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। राजेश, बाहर आओ, तुम्हारी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। राजेश बाहर आता है। बिंदिया और बच्चे भी घबराकर बाहर आ जाते हैं। ये क्या तमाशा है? आप यहाँ क्यों आए हैं? ये देखो राजेश, तुम्हारे पिता ने इस कागज पर अंगूठा लगाया था। इस कागज के मुताबिक तुम्हारा घर और जमीन अब मेरे नाम है। ये झूठ है, मैंने अपने पिता का सारा कर्ज चुका दिया था। हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पिता ने ये सादा कागज मुझ पर छोड़ दिया था। अब ये कागज कानूनन मेरी जीत का सबूत है। ये तो सरासर अन्याय है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अन्याय? कानून मेरे हाथ में है। तुम सब इस गांव से बाहर चले जाओ, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। जमींदार और उसके आदमी राजेश और बिंदिया को घर से बाहर निकाल देते हैं। सुलेखा और कमल ये सब देखकर रोने लगते हैं। आज हमारा घर छिन गया, लेकिन हिम्मत और सच का साथ कभी नहीं छिन सकता। मैं इस अन्याय का बदला जरूर लूंगा, जरूर। राजेश, बिंदिया, कमल और सुलेखा जंगल से होते हुए शहर जाने वाले रास्ते चल रहे थे। बिंदिया अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? बिंदिया, आंखें खोलो बिंदिया, बिंदिया। लेकिन बिंदिया कोई प्रक्रिया नहीं देती। राजेश समझ जाता है कि बिंदिया अब इस दुनिया में नहीं रही। वो जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मेरी सच्चाई की कीमत मेरी पत्नी ने चुकाई। मैं इसे कैसे सहन करूं? राजेश की भी मृत्यु हो जाती है। भैया, माँ पिता हमें छोड़कर चले गए, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अब और कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं। कमल अपने माता पिता का अंतिम संस्कार जंगल में ही कर देता है। दोनों भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगते हैं। चारों ओर बंजर जंगल था। सुलेखा, अब हमारे पास बचा ही क्या है? हमारा घर, हमारा खेत, और अब माँ पिता भी चले गए। इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हम दोनों शहर चले जाएंगे और दोबारा गांव में कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। सुलेखा उसे जवाब देने ही वाली होती है कि कमल अचानक कुछ देखता है। सुलेखा, वो देखो, वो पत्थर, ऐसा लग रहा है कि वो नाच रहा है। सुलेखा भी चौंक कर देखती है। अचानक एक पत्थर हवा में उठता है और नृत्य करने लगता है। चारों ओर सूखे पेड़ों और वीरान जंगल में ये दृश्य बहुत ही अजीब था। भैया, इस बंजर जंगल में जहाँ कोई उम्मीद नहीं, ये पत्थर कैसे नाच रहा है? ये बड़ा ही अजीब है। तभी वहाँ एक साधु प्रकट होता है। तुम्हें इस पत्थर से सीख लेनी चाहिए। देखो, इसने पिछले 5 वर्षों से सूखा देखा है। ये पत्थर गांव वालों का दुख भी देख रहा है, लेकिन इसकी आत्मा में एक आशा की किरण है। यही वजह है कि ये नृत्य कर रहा है। लेकिन हम क्या करें बाबा? हमारे पास तो सब कुछ छिन चुका है। तुम्हारे माता पिता के भाग्य में यही लिखा था, लेकिन तुम्हारे भाग्य में लड़ना लिखा है। तुम्हारे पिता ने तुमसे बड़ी उम्मीदें की थीं। तुम्हें इस पत्थर से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर ये पत्थर होकर उम्मीद नहीं छोड़ता, तो तुम इंसान होकर कैसे हार मान सकते हो? कमल और सुलेखा साधु की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। भैया, बाबा सही कह रहे हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें माँ पिता की मौत का बदला लेना ही होगा और गांव वालों का हक वापस दिलाना होगा। हाँ सुलेखा, मैं लड़ूंगा। मैं जमींदार से हमारा सब कुछ वापस लेकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। साधु मुस्कुराता है और चला जाता है। कमल और सुलेखा वापस अपने गांव की ओर लौट आते हैं। कमल और सुलेखा गांव के चौपाल पर खड़े होते हैं। आसपास गांव वाले जमा होते हैं। कमल दृढ़ता से बोलना शुरू करता है। गांव के भाइयों और बहनों, ये वक्त डरने का नहीं है। ये जमींदार जिसने आपसे आपकी जमीन, आपकी मेहनत, आपका सम्मान छीन लिया, वो अब और हमें दबा नहीं सकता। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। हमें एकजुट होना होगा। गांव के लोग धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाने लगते हैं। हाँ, तुम दोनों सही कह रहे हो।
अगर आज हमने खड़े होकर लड़ाई नहीं लड़ी तो हमारी अगली पीढ़ी भी यही गुलामी झेलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमल, सुलेखा जमींदार की हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली के बाहर अनुज और जमींदार के गुंडे खड़े हैं। अनुज उन्हें रोकने की कोशिश करता है। रुको! अगर किसी ने हवेली में कदम रखा तो अंजाम बुरा होगा। अनुज, आज ये गांव जाग चुका है। अब तुम्हारी धमकियों से कोई नहीं डरेगा। गांव वाले अनुज को पीछे धकेल देते हैं और हवेली के अंदर घुसते हैं। जमींदार गांव वालों को देखकर चौंक जाता है। ये क्या गुस्ताखी है? तुम सब जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? हाँ, हम जानते हैं। तुम वो हो जिसने हमारे माता पिता को मारा, हमारे खेत और घर छीन लिए। लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। गांव वाले जमींदार को घेर लेते हैं। कमल गांव वालों को जमींदार का दिया कागज दिखाता है और कहता है कि ये कागज कोर्ट में जमींदार के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। जमींदार डर जाता है। मैंने जो किया वो लालच में किया। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सजा कानून के जरिए मिलेगी। गांव वाले जमींदार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। जमींदार की हवेली, जमीन गांव वालों को लौटा दिए जाते हैं। अगले दिन कमल अपने घर में अपनी बहन से बोला। हमने एक पत्थर से सीखा कि जब तक हम खुद को पूरी तरह से नहीं छोड़ते तब तक उम्मीद मर नहीं सकती। वो पत्थर 5 साल से नृत्य करता रहा, सूखे में भी, जबकि हमने कभी हार मान ली थी। आज हम अपने माता पिता का नाम वापस लाए हैं, उनकी जमीन और सम्मान भी। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर संघर्ष में नृत्य करने वाले पत्थर की तरह हमें कभी नहीं रुकना चाहिए, कभी नहीं। अपने भाई की बात सुनकर सुलेखा की आंखें नम हो गई, क्योंकि कमल ने सही कहा था। वर्षानगर नाम का एक गांव था, जहां पर सब हंसी और खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहे थे। बारिश का महीना आने को था और जमींदार का बेटा सुमित गांव की एक लंबी चोटी पर चढ़ान कर रहा था। अचानक से उसे एक गुफा दिखाई देती है। ये गुफा इतनी ऊंचाई पर कैसे? अंदर जाकर देखता हूँ। उसे एक चमकीली वस्तु वहां पर गड़ी हुई दिखती है, जिसे देखकर सुमित मन ही मन कहता है, ये तो बड़ा ही कीमती पत्थर दिख रहा है। इसे ले जाकर मैं पिताजी को दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। सुमित उस कीमती चमकते पत्थर को लेकर अपने घर ले जाता है और अपने पिता को दे देता है। उसी गांव में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहा करता था। रमेश अपनी खेती में हल जोत रहा होता है। उतने में बारिश आ जाती है और रमेश अपने घर लौट जाता है। आज तो समय से पहले ही बारिश आ गई। क्या बात है? मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आज बारिश होगी। मैं भी हैरान हूँ कि इस गांव में ऋतुएं अपने समय से ना पहले ना बाद में आती हैं। मगर छोड़ो, हम प्रकृति को तो नहीं समझ सकते ना। जी, आप सही कह रहे हैं। आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती हूँ। बारिश को आए बहुत समय हो गया था और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ए जी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बारिश मेरी फसल खराब न कर दे। पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी। देखते ही देखते एक दिन, फिर 2 दिन और फिर 3 दिन तक बिना रुके गांव में बारिश होती रही। इससे परेशान होकर गांव के प्रधान ने एक बैठक बुलाई। जैसा कि आप सब जानते हैं गांव वालों, कि ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले कभी ऐसा इस गांव में नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इस गांव में किसी ने पाप किया है, जिसकी सजा हम गांव वालों को मिल रही है। तो मैंने तय किया है कि हम सबको गांव के साधु के घर जाना चाहिए, नहीं तो हम सब इस बारिश में मर जाएंगे। जी, आप सही कह रहे हैं। हम सबको ये बारिश कैसे भी रोकनी होगी, नहीं तो हम सब खतरे में आ जाएंगे। सभी गांव वाले मिलकर साधु के घर पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बारिश क्यों नहीं रुक रही है। ये वर्षा ऋतु तो हमेशा ही संतुलन में रहता है, क्योंकि एक कीमती चमत्कारी पत्थर हमेशा से पहाड़ों की चोटी पर लगा रहता था, जो गांव के ऋतुओं को संतुलित करके रखता था। लेकिन अब ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। साधु जी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें।
जिससे यह बारिश रुक सके। मामला सीधा है प्रधान, जिसने भी ये कीमती पत्थर चुराया है उसे ढूंढो और अपनी जगह पर फिर से रख दो, तो ये बारिश रुक जाएगी। मगर हमें पता कैसे चलेगा कि ये पत्थर चुराया किसने है? बेटा, वो तो तुम गांव वालों को ही ढूंढना होगा, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सब जानकर गांव वाले और प्रधान साधु के घर से निकल जाते हैं और प्रधान एक बार फिर बैठक बुलाते हैं। जिसने भी ये कीमती पत्थर लिया है उसे वापस कर दो, नहीं तो ये बारिश कभी नहीं रुकेगी और इसी तरह चलती रहेगी। जाओ, सब गांव के घर में जाकर उनसे पूछो कि उन्होंने ये कीमती पत्थर तो नहीं चुरा लिया। गांव के लोग हर घर में जाकर पूछने लगते हैं कि किसी ने ये पत्थर चुराया तो नहीं। रमेश जमींदार के घर पहुंचता है। जमींदार साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, आओ आओ बेटा, बताओ कैसे आना हुआ? मैंने सुना है कि सारे गांव वाले घर घर घूमकर कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ जमींदार साहब, आप प्रधान जी की बैठक में आए नहीं थे तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। किसी ने पहाड़ की चोटी पर से कीमती पत्थर चुरा लिया है, जिस वजह से गांव में बारिश नहीं रुक रही है। वो पत्थर ऋतुओं के संतुलन को संभाल कर रखता था और वो बड़ा ही कीमती पत्थर था। तुम कहना क्या चाहते हो कि वो पत्थर मेरे पिताजी ने चुराया है? नहीं नहीं सुमित, मैं तो बस बता रहा था। हम सभी के घर जाकर पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं गलती से ही आप अपने घर पर लेकर तो नहीं आ गए। नहीं नहीं, हमारे पास ऐसा कोई पत्थर नहीं है, तुम जा सकते हो। ये सुनकर रमेश वहाँ से घर लौट जाता है, जहाँ उसकी पत्नी गीता उससे कहती है, क्या हुआ जी, कुछ पता चला कि किसने वो पत्थर चुराया है? पता नहीं चला, मगर मुझे लगता है कि वो पत्थर शायद जमींदार के पास है, क्योंकि जब मैंने उससे पूछा तब उसके बेटे सुमित ने बड़े गुस्से में जवाब दिया। मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अगले दिन प्रधान एक बार फिर बैठक बुलाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को अभी भी वो पत्थर नहीं मिला है, इसलिए हम खुद पहाड़ पर जाकर उस पत्थर को ढूंढेंगे कि कहीं गलती से वो अपनी जगह से हिल न गया हो। तो बताओ, कौन जाना चाहेगा पहाड़ की चोटी पर? मैं जाऊंगा। मगर इतनी बारिश में वहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है ना? हाँ रमेश, इस बात को समझो, वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। मैं जाऊंगा। इस बारिश की वजह से हमारे खेत और खलिहान खराब हो चुके हैं। इस बारिश को मुझे कुछ भी करके रोकना होगा, नहीं तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी नहीं पाएंगे। रमेश पहाड़ की चोटी पर चढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है, उसे एक गुफा दिखाई देती है और वो उसके अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक अनोखी किताब दिखाई देती है। ये तो बड़ी ही अनोखी किताब है जो बहुत ही चमक रही है, पढ़कर देखता हूँ। उस किताब में ये लिखा होता है कि कभी भी अगर वो चमत्कारी पत्थर खो जाए तो इसी तरह का एक और पत्थर तुम्हें दूसरे गांव शिमपुरा में मिलेगा। उसे वहां से लाकर अपने स्थान पर रख देना। ऐसा करने से बारिश अपने आप थम जाएगी। रमेश उस किताब को अपने साथ लेकर अपने गांव लौट आता है और प्रधान और गांव वालों से मिलता है, जहां पर जमींदार और उसका बेटा सुमित भी मौजूद होते हैं। इस किताब के हिसाब से मुझे शिमपुरा गांव की चोटी पर जाना है और वहां रखे पत्थर को अपने साथ लाना है और अपने गांव के पहाड़ पर रखना है। अगर ऐसा है तो तुम जाओ और उस पत्थर को ले आओ। जी प्रधान जी। रमेश शिमपुरा गांव निकल जाता है। जमींदार और सुमित अपने घर में जाकर इस बारे में बात करते हैं। पिताजी, इससे पहले कि ये जाकर वहाँ से पत्थर निकाल ले, मैं जाकर वो पत्थर चुरा लेता हूँ। नहीं बेटा, उसे वो पत्थर इस गांव में लेकर आने दो। जब वो उस पत्थर को लेकर यहाँ आएगा तब हम उसके घर से वो पत्थर चुरा लेंगे। समझ गया पिताजी। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मेहनत उसकी और फायदा हमारा। ये रमेश और प्रधान बहुत उछल रहे हैं।
इनकी पूरी नीति चौपट हो जाएगी। अगर कुछ दिन बारिश इसी प्रकार होती रही तो गांव वालों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और तब उन्हें हम अपने गेहूं चावल बेचेंगे और जब उनके पास काम नहीं होगा तो उनसे हम कम पैसों में काम भी करवाएंगे। बस ये रमेश हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। चिंता मत कीजिए पिताजी, जिस तरीके से मैंने वो पत्थर चुराया है ना, उसी तरीके से हम वो पत्थर भी चुरा लेंगे। रमेश शिमपुरा के पहाड़ से वो पत्थर ले लेता है और वापस अपने गांव लौट आता है और प्रधान और गांव वालों से मिलता है। जी मैं ये ऋतुओं का पत्थर ले आया हूँ। अब जल्द ही हमारे गांव में हो रही ये बारिश रुक जाएगी। तुमने तो कमाल कर दिया रमेश, अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या होता हमारा तो खाना पीना मुश्किल हो जाता। आप तो वाकई में इस गांव के नायक हैं। बहुत बढ़िया रमेश, शुक्रिया प्रधान जी। मैं कल ही जाकर इस पत्थर को पहाड़ पर रख दूंगा, आज बहुत थक गया हूँ। ठीक है रमेश, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रमेश उस पत्थर को लेकर अपने घर जाता है। जमींदार और उसका बेटा सुमित उस पत्थर को चुराने के लिए रमेश के घर पहुंचते हैं। ये देखो गांव का नायक, कल देखते हैं कैसे ये गांव वालों को अपना मुंह दिखाएगा। चलिए पिताजी, जल्दी से उस पत्थर को चुरा लीजिए और फिर हम यहाँ से चलते हैं। जमींदार उस पत्थर को चुरा लेता है और घर से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही जमींदार और सुमित घर से बाहर निकल रहे होते हैं, वहाँ पर गांव वाले और प्रधान बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे होते हैं। आओ आओ जमींदार, आज यहाँ कैसे चले आए? लगता है कुछ ढूंढ रहे थे आप। रमेश अंदर से ऋतुओं का पत्थर लेकर आता है। जमींदार जी, आप ये कीमती पत्थर लेना तो भूल ही गए। जो पत्थर आपके और आपके बेटे ने चुराया है वो नकली है और ये असली है। और हमें ये भी पता है कि इससे पहले जो कीमती पत्थर था वो भी आपने ही चुराया था। जब मेरे पति ने कहा कि वो पत्थर शायद आपने चुराया है तो मैं आपके घर में काम करने वाली मेघा से मिली। उसी ने मुझे बताया कि आपके पास कोई पत्थर है और आज आप दोनों बाप बेटे रात को कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिससे मैं समझ गया कि तुम इस पत्थर को चुराने आने वाले हो, तो मैंने प्रधान और गांव के सभी लोगों को बता दिया था। मुझे माफ कर दो रमेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ही था जिसने ये पत्थर चुराया था। हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि हमने गांव वालों का भी नहीं सोचा। गांव वाले जमींदार और सुमित को माफ कर देते हैं और रमेश जाकर पत्थर को अपनी जगह पर रख देता है और गांव की बारिश अपने आप थम जाती है और धीरे धीरे करके सभी खेत खलियान ठीक होने लगते हैं।